लाईव्ह सेशन केलंय मी आता जस्ट वेट. स्टार्ट प्रेझेंटिंगचं ऑप्शन आहे. प्रेझेंट करा. एक मिनिट थांबा. स्टार्ट प्रेझेंटिंग. एक सेकंड. इंटरनॅशनल. हां एक मिनिट. चूज वेटिंग शेअर. हे कुठून शेअर करायचं आहे? स्क्रीन दिसतीये? स्क्रीन दिसतीये का आता? स्टॉप शेअरिंग. ओके. स्क्रीन आली का? आली का स्क्रीन म्हटलं? येस. ठीक आहे. सुरू करूया. 2 मिनिटं स्टार्ट होतंय. ठीक आहे. 2 मिनिटं. मी आता काही करायला नको ना. मी आता फक्त पीपीटी रन करत जातो आणि बोलत जातो. आणि मी फक्त हँडरेट करेन. पॉसिबल झाला समजा व्हिडिओ ऑन झाला तर मग बघूया. ठीक आहे. चल तू हँडरेस करता आता पीपीटीचा वाचता दिसेल का? येस केलं. येस येस. आवाज येतो मला? ओके. 2 मिनिटं थांबू जर स्टुडंट जॉईन होत आहे. हो हो ठीक आहे. स्क्रीन आता आहे ना विजिबल?
यस सर, आपण स्टार्ट करूया. यस. तो वेलकम ऑल. अभी बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं. सभी का स्वागत करता हूँ. कोई टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए 5 मिनट. अ, अभी हम जो पिछले 3 महीनों से ये द्रव्य और कल्पना की सीरीज ले रहे हैं. हर एक दिन द्रव्य और एक कर्म का वाचन शाम को 10, 12, 11 बजे. श्रृंखला में हमने 3 महीनों से तकरीबन अध्ययन किया हुआ है. और इसके साथ ये शुल्क है जो कई लोगों को रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं पाता, तो उनके लिए नाममात्र शुल्क है. मगर ये जो सब सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम विद्यार्थी मित्र, हमारे विद्यार्थियों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं. इनके साथ हम गुरुवारियों के कुछ सेशंस यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं. उसमें ये स्पेशल लेक्चर जो है, ये हमारा अभी इस महीने का तीसरा लेक्चर है. हमारे साथ मौजूद है वैद्य शैलेश मानेकर सर. मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि सर ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हमें अनुमति दी, और सर हमें अध्ययन और गाइड करने के लिए आज हमारे यहाँ मौजूद है. तो पहले तो सर का मैं हमारी इस टीम बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. और सर का छोटा सा परिचय मैं अभी यहाँ पे देना चाहता हूँ. सर जी नए हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में भी है, तो उनको शायद सर का परिचय मालूम नहीं है. केदार, तुझा आवाज क्लिअर नाहीये. आवाज कट होतोय तुझा खूप. हेलो हेलो. तो सर अभी आवाज क्लियर. हेलो. पूर्ण नाही अजून. कट होतोय मध्ये मध्ये. सर का परिचय देख रहे हैं. तो वैद्य मानेकर सर, ग्रेजुएशन है हमारे उत्तर कॉलेज से हुआ है. आयुर्वेद शास्त्र में पदव्युत्तर किए हैं. है आयुर्वेद कंसल्टेंट है श्री ब्रह्म चैतन्य आयुर्वेद हॉस्पिटल कराड़. यहाँ से सर 14 साल से अधिक काल चिकित्सा दे रहे हैं. सर टेक्नीशियन डायरेक्टर थे इंडोफाइट हॉस्पिटल थे. चीफ टेक्निकल एडवाइजर थे उज्ज्वला फार्मास्यूटिकल. रिसर्च एंड टेक्निकल कंसल्टेंट थे केबी क्लिनिकल रिसर्च. टेक्निकल एडवाइजर थे सर श्री केदार, तुझा आवाज काहीच येत नाही. आवाज तुझा. 1 मिनिट सर, 1 मिनिट. एक मिनिट आता आलं व्यवस्थित. सर 1 मिनिट. हाँ, आता येतोय. अभी आवाज आ रहा है सर मेरा. हाँ, अभी आ रहा है. यस. ओके. सर का मैं परिचय दोहराता हूँ फिर. सर चीफ टेक्निकल डायरेक्टर थे इंडोफाइट ऑस्ट्रिया में. सर चीफ टेक्निकल एडवाइजर थे उज्ज्वला फार्मास्यूटिकल. सर रिसर्च एंड टेक्निकल कंसल्टेंट केबी क्लिनिकल रिसर्च. सर टेक्निकल एडवाइजर रहे हैं श्री ब्रह्म चैतन्य आयुर्वेद शाला. सर रहे हैं श्री ब्रह्म चैतन्य आयुर्वेद गुरु. इसके साथ ऑनररी कंसल्टेंट है चैतन्य विद्यालय विश्ववती आयुर्वेद हॉस्पिटल कोल्हापुर. सर इससे पहले जैसे आयुर्वेद कंपनियों में सर हेड ऑफ फाइनेंस और हेड ऑफ रिसर्च रहे हैं. केदार, काहीच येत नाही ऐकू. मी सुरू करतो असू दे. सर हेलो हेलो. हा केदार, काहीच येत नाही तुझा आवाज. ओके सर, ओके सर. अभी हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं. सुरू करूया. ठीक आहे, स्क्रीन प्रेझेंट करू मी. यस सर, यस. दिसतो स्क्रीन आता. नाही सर अजून. श्वास कुठारच दिसत नाहीये. नाही सर अजून.
हा दिसतंय सर, स्क्रीन दिसते. दिसतंय गुड. पीपीटी हा दिसतंय दिसतंय का? सर, दिसतंय. ओके फाइन, शुरू कर दो. यस सर, दिसतंय. ओके. सभी वैद्य विद्यार्थी मित्रों को मेरा नमस्कार. ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं तो आई स्टार्ट इमीडिएटली. श्वास कुठारस, आयुर्वेदीय विवेचन एवं चिकित्सा की उपयोगिता. किसी भी कल्प के बारे में जब हम सोचते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक लास्ट इसमें मेरा एक हुआ था कल्प के बारे में. अभी जो स्टूडेंट्स कॉमन रहेंगे उनको आइडिया आ जाएगा. किसी भी कल्प के बारे में जो हम सोच रहे हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज करने होते हैं बेसिकली. उसमें से श्वास कुठारस व्याधि प्रत्यनिक कल्प इस कैटेगरी में नॉर्मली आता है. जैसे नाम ही जैसे हम बोलते हैं हमेशा, एक नाम ही काफी है. वैसे इसका नाम ही बताता है कि ये श्वास कुठारस इज मीन फॉर श्वास चिकित्सा. यस. कल्प प्रकार में हेतु प्रत्यनिक, दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक, ये 3 कॉमनली जो ग्रंथों या क्लासिकल मेडिसिन हम जिसे बोलते हैं उसमें से ये 3 चीजों के बारे में सोचना है. कोई एक आध कल्प होता है वो स्पेसिफिकली किसी हेतु के अगेंस्ट काम करने के लिए. और हेतु प्रत्यनिक जैसे हेतु विपरीतम व्याधि विपरीतम करके आचार्य ने 2 ही बताए हैं वैसे. लेकिन दोष प्रत्यनिक करके हम तीसरी कैटेगरी के बारे में हम डेफिनेटली सोच सकते हैं. जैसे ये मेरा शब्द प्रयोग नहीं है, आचार्यों ने ग्रंथों में भले ही 2 कहे हैं, लेकिन गुणी शास्त्री जैसे बड़े विद्वानों ने इस शब्द का यूज किया हुआ है. और जैसे व्यवहार में भी हम देखते हैं महावत विध्वंस रस, वातगजांकुश रस या कफ केतु रस, कफ कुठार रस, ये स्पेसिफिकली उस दोष के किसी अवस्था के लिए बने हुए रहते हैं. जरूरी नहीं कि हर बार वो किसी व्याधि के लिए ही काम आए या किसी व्याधि के लिए उसके बारे में सोचा जाए. अगर आपको सीधा किसी दोष की वृद्धि दिख रही है, किसी दोष का प्रकोप दिख रहा है, तो उसमें व्याधि का नाम अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन आपको चिकित्सा तो करनी है. तो जैसे वसंत ऋतु में कोई लोग आते हैं उनके लक्षण लेके, तो कफ प्रकोप का काल रहता है. शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल रहता है. तो ऐसी अवस्था में उस दोष के शमन के लिए हमें चिकित्सा करनी है. तो जरूरी नहीं वहां कुछ व्याधि का नाम ही एप्लीकेबल हो. तो ऐसी अवस्था में दोष प्रत्यनिक कल्पों का यूज अच्छे से हो सकता है. और अगर भी हम व्याधि प्रत्यनिक करके हम भी सोचे तो भी व्याधि भी किसी हेतु के कारण या दोष प्रकोप के कारण ही होती है. तो अगर पहले 2 कैटेगरीज हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर व्याधि प्रत्यनिक कुछ हटके अलग से नहीं होता. लेकिन उसमें डेफिनेटली एक चीज अलग होती है जो होती है गामिता या गामितो. वो आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. चौथा जो आज प्रकार देखने को मिलता है वो है अनुभूत योग्य या प्रोप्राइटरी मेडिसिन. जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ये स्टोन, यूरिनरी स्टोन के लिए, डायबिटीज के लिए, ऐसे जो कॉमन इंडिकेशंस होते हैं, कुष्ठ है, वात व्याधि है, उसके लिए काफी सारी प्रोप्राइटरी मेडिसिन मार्केट में है. और इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ वैद्यों ने अपने प्रैक्टिस में यूज की हुई या प्रैक्टिस में उन्होंने अपना कुछ ये चलाया है या कुछ योग बनाए हैं. इन्हीं योगों को कुछ फार्मेसीज ने प्रोप्राइटरी में कन्वर्ट किया है. कुछ इलॉजिकल भी हो सकते हैं और बहुत बार होते भी है. तो एक डिफ्रेंशिएट करना एक वैद्य करके अपनी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उस कल्प की तरफ देखें, कैसे उस मेडिसिन की तरफ प्रोप्राइटरी भी हो तो उसे कैसे जज करे और उसकी स्ट्रेंथ हम समझ के उसका यूज करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करें. तो ये 4 प्रकार बेसिक हम उसके बारे में सोच सकते हैं. व्याधि प्रत्यनिकत्व जो होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि व्याधि प्रत्यनिक, तो व्याधि प्रत्यनिक किस तरीके से वो औषधि हो जाती है. तो एक विशिष्ट दोष या दोषावस्था के लिए भले ही श्वास कुठार हो, जैसे हम श्वास कुठार की बात करने वाले, लेकिन एक कल्पवाचन का एक बेसिक में थोड़ा सा पहले क्लियर कर रहा हूँ या कल्प कैसे समझ में लेना है इसके बारे में. तो श्वास कुठार भी होगा तो भी भले ही संप्राप्ति में अगर कुछ अगम पढ़ेंगे तो रस श्वास कुठार सर्वश्वास विकार, ऐसे योग रत्नाकर में लिखा हुआ है. लेकिन भले ही ऐसा लिखा हो, लेकिन सभी श्वासों में श्वास कुठार का यूज हम नहीं कर सकते. और करना है तो विशिष्ट अनुपान या काल भेद से उसको करना जरूरी है. रादर कहीं कहीं उसे अवॉइड करना ही अच्छा रहता है. जैसे अभी आगे आएगा इसके बारे में, श्वास कुठार के बारे में ही, कि पचना कल्प होने के कारण पित्तज अवस्था में उसे हम अवॉइड करें तो अच्छा रहता है. तो एक स्पेसिफिक अवस्था में उसे यूज करना एक्सपेक्टेड है. जैसे अभी श्वास कुठार के कंटेस्ट में हम बोल रहे हैं तो मैं
उसका ये देता हूँ कि काशेश्वासेश मंदाग्नो वात शेषमा महेशुच, एक स्पेसिफिक दोषों के लिए या दोषावस्था के लिए बने रहते हैं। वात शेषमा महेशुच, वात और श्लेष्म, कफ वातज या वात कफज या कफ प्रधान ऐसी अवस्था अगर हो तो ऐसी अवस्था के लिए ये कल्प बना हुआ है। जैसे कोई भी कल्प अगर बनता है तो एक विशिष्ट दोष के लिए, त्रिभुवन कीर्ति हम ज्वर के लिए यूज करते हैं, तो भले ही वो ज्वर के लिए है, लेकिन वैसे ऐसे ऐसे श्वास उठा रहे हैं वैसे भी वो भी वचनायुक्त कल्प है। तो कफ प्रधान वातानुबंधी या वात प्रधान कफानुबंधी ऐसी अवस्था के लिए बना हुआ है। तो एक स्पेसिफिक कोई भी दोष, सूक्ष्म शेखर अगर हम देखेंगे तो ग्रहणीय अधिकरण है पित्त प्रधान इसके लिए, लेकिन सामपित्तावस्था इसका मेन उपयोग या इंडिकेशन जैसे हम बोल सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक दोष के लिए या दोषावस्था के लिए, दोषावस्था का मतलब वो शुद्ध हो या क्षीण हो, साम हो या निराम हो, कोष्ठगत हो या शाखागत हो, तो वो जो कल्प हम देख रहे हैं वो वात प्रधान या वातज अवस्था या वातोर्धी हुई अवस्था, वात प्रकोप हुई अवस्था, उसकी सामावस्था या निराम अवस्था, वो शाखागत हो या कोष्ठगत हो, इसके हिसाब से उसका यूज करना एक्सपेक्टेड है। अगर ये पार्ट हम क्लियर कर ले कि ये कल्प वात दोष की सामावस्था जब वो शाखागत हो इसके लिए बना हुआ है, तो उसके फलश्रुति में जितने व्याधि आते हैं उस व्याधियों की उसी अवस्था में, जैसे अगर वो वात व्याधि में आता है या पक्षवत के लिए आता है या फिर गुरुद्रसी के लिए आता है, तो ऑब्वियसली वातोवृद्ध रहेगा। कफ वात या वात प्रधान अगर ऐसा होता है तो उसके लिए रहेगा, और शाखागत अवस्था तो डेफिनेटली गुरुद्रसी की शाखागत अवस्था ही होगी। तो वो कल्प उस गुरुद्रसी के लिए उस कंडीशन में ही अप्लाई होगा। वैसे ही विशिष्ट धातु, उपधातु, मल, इसके ऊपर उसकी गामित्व किसके ऊपर है, इसके ऊपर कुछ बातें डिपेंड करती है। जैसे ताप्यादि लोह है वो रक्तमांस के ऊपर उसका गामित्व अच्छा है। स्पेसिफिक स्त्रोतस के लिए कुछ द्रवों का गामित्व होता है, जैसे लघुमालिनी रक्तवह, मधुमालिनी मांसवह मेदोवह, और स्वर्णमालिनी अस्थि मज्जा शुक्रवह, इसके लिए हम इस तरीके से सोच सकते हैं। विशिष्ट स्थान या आशय, जैसे धातुरी लोह है परिणामशूल उसका अधिकरण या अधिकार है, या लानी के लवण है तो उसका परिणामशूल अधिकार है, तो उसके हिसाब से किसी स्थान पर काम करने के लिए, सारीवादी वटी है कर्ण रोग में तो कर्ण रोग या कर्ण ये स्थान उसका अधिकार है, या उस आशय के लिए उस स्थान के लिए वो बनी हुई है। तो स्पेसिफिक जगह के लिए, किसी कभी दोष के लिए, कभी धातु उपधातु मल के हिसाब से, कभी स्त्रोतस के या स्थान के हिसाब से इनकी रचना या कल्प की घटना बनी हुई रहती है। वो पहले जब तक हम डिफाइन नहीं करते खुद के लेवल पर कि ये कल्प किस चीज के लिए किस तरीके से बनाया गया है, तब तक उसका यूज करना उतना आसान नहीं होता, अदर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गामित्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। स्पेसिफिकली जैसे रज प्रवर्तिनी वटी अगर हम यूज कर रहे हैं तो गर्भाशय ये उसका गामित्व होने वाला आशय है, वो तीव्र कफग्न कल्प है, नो डाउट अबाउट। उसके अलग अलग कफ प्रधान अवस्था में भी उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका गामित्व गर्भाशय की तरफ ज्यादा होने के कारण रज प्रवर्तन के लिए उसका यूज ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। कल्प अग्निबल के हिसाब से भी देखना चाहिए। जिस कल्प का हम यूज कर रहे हैं वो पंचविध कषाय कल्पना हो तो स्पेसिफिकली वहां अग्निबल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रसकल्पों के बारे में गुटिवटी या रसकल्प हो तो उसमें भी उसका पचन, कल्पक का भी पचन होता है। स्पेसिफिकली वैशेष कल्पना के बारे में या गुटिवटी तक जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें अग्निबल का अच्छा होना या उस कल्प को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए वहां का अग्नि उतनी अपेक्षा में हो, ये जरूरी है। अवलेह कल्पना अगर आप दे रहे हो और अग्निमान्य बहुत ज्यादा है तो काम नहीं करेगा, ज्यादा उसी का अजीर्ण हो जाएगा। जैसे ज्वर में भी लंघन, पहले जो ग्रंथ है बृहत्तरी में लंघन के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है। तो रसकल्पों के बारे में अग्नि की अवस्था या अग्नि का बल उतना ज्यादा होना जरूरी नहीं है, वो खुद एक अलग तरीके से काम अग्नि के ऊपर करते हैं इसलिए। लेकिन फिर भी जैसे आहार मात्रा अग्निबलापेक्षिणी जैसे हम बोलते हैं, वैसे कल्प का भी अगर उसके जो गुण दिए हुए हैं वो अगर प्रॉपर पाक हो तो ही वो गुण देखने को मिलता है। सिद्धोष प्रकाश जो ग्रंथ है गणेश शास्त्री दोषी जी का, तो उसमें आखिरी में अवैधीय औषधि काम न करने के कारण ऐसा एक परिशिष्ट दिया हुआ है। इसमें आप जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो पढ़ सकते हैं। जो भी रसवीर्य विपाक या जो भी उसका प्रभाव है, जो उसका काम है, वो कब होगा? अगर वो कल्प अच्छे से उसका कल्प का पचन होगा तब। अगर वही नहीं हो पाएगा अग्नि विकृति से तो फिर वो कल्प अच्छे से काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए पहले जो अग्नि की अवस्था है वो देख के जो मैं कल्प देने वाला हूँ
वो उस अग्नि के लिए कंपेटेबल है कि नहीं है। आज की भाषा में अगर बोलना है तो कंपेटेबल शब्द ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा होगा तभी हम उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कितना भी आपने एग्जैक्ट निदान किया, चिकित्सा कल्प अच्छे से डिसाइड किया, अनुपान मात्रा का सभी अच्छे से यूज किया, लेकिन अगर अग्नि उसमें उस कल्प को बचाने के लिए ठीक नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। और फिर पुरुषम पुरुषम वीक्ष तो हम बोलते ही हैं, ये आयुर्वेद का बेसिक ये है कि सामान्य संप्राप्ति विघटन, जैसे व्याधि प्रत्यनिकत्व जो होता है, व्याधि प्रत्यनिक कल्प एक ही कल्प सभी इसमें कैसे काम करेगा, तो वो नहीं करता। नो डाउट, भले ही आरोग्य अधिनियम में सर्वरोग प्रणाशिनी कहा हो, प्रभा में कहा हो, या अलग अलग कल्पों में गुलमों में गुलमक उठा रहे हो, या फिर कांकावटी गुल में आती हो सभी गुलों का नाश करने वाली ऐसा वर्णन हो, लेकिन ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से ही काम होता है। जब व्याधि प्रत्यनिक हम कहते हैं तो उसकी सामान्य संप्राप्ति विघटन करने का सामर्थ्य उसमें होता है। जैसे सर्वज्वर हर लोह, अभी अगर हम बोल रहे हैं कि दोष के हिसाब से कल्प अलग होना चाहिए, दूसरे दोष के हिसाब से अलग होना चाहिए, हेतुओं के हिसाब से अलग होना चाहिए, तो सर्वज्वर हर ऐसे कैसे कल्प हो सकता है। तो यहाँ पे अगर चरकोक्त ज्वर की सामान्य संप्राप्ति देखें, ये जो चरक ने दी हुई सामान्य संप्राप्ति है, उसके अगर बारे में सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि सामान्य संप्राप्ति का विघटन करने का सामर्थ्य कुछ कुछ कल्प रखते हैं। और फिर उसके हिसाब से हम काफी सारी, फिर भी सभी अवस्थाओं में ऐसा बोलने का धारस या साहस में नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारी अवस्थाओं में वो कल्प जो व्याधि प्रत्यनिक कल्प होता है वो उस व्याधि के काफी सारी अवस्थाओं में काम कर जाता है। इसलिए वो एक और व्याधि प्रत्यनिकत्व होने का क्राइटेरिया हम सोच सकते हैं। अभी आज हम श्वास कुठार रस की बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो जो रेफरेंस, जो आधार में बता रहा हूँ, जो योग रत्नाकर का है, जो वही वैशिष्य रत्नावली आयुर्वेद शास्त्र संग्रह, ये कल्प मैंने इसीलिए चुना है एक्चुअली कि बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं। ये आयुर्वेद प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं श्वास कुठार में आने से पहले ही काफी ज्यादा बातें डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन कल्प वाचन में या कल्प पढ़ने में ये दिक्कतें बहुत बार जो प्रैक्टिकली होती है, जो मैंने खुद देखी है, जिसके कारण विफलताएं बहुत बार आती है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम जिस अधिकार का कल्प पढ़ रहे हैं, जिस अधिकार का तो ये हमारे सामने है, जो पाठ हमारे सामने है, वही पाठ हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग पढ़ते कुछ और है और यूज कुछ अलग करते रहते हैं। आनंद भैरव रस श्वासकाश का पढ़ा हुआ है, या ज्वर श्वासकाश का अधिकार हमने बुक से पढ़ा है। अब जो हम कंपनी से मंगा रहे हैं या क्लिनिक में जो आ रहा है वो ज्वरातिसार का आ रहा है, ऐसा अगर होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आएगा। आनंद भैरव आपने पढ़ा है वो सही है, जो कंपनी ने बनाया वो भी सही है, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो गलत तरीके से या गलत जगह पे दे रहे हैं। तो जो पाठ हमने पढ़ा है, जो अधिकार हमें पता है, उसी का मेरे हाथ में जो कल्प है, जो मैंने पढ़ा है वही है कि नहीं है, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और इसमें गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारी विफलताएं, बहुत सारे वैद्यों के प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं। तो ये डेफिनेटली कंफर्म करें। जैसे परसों ही मेरे एक लेक्चर में ये बात हुई थी कि अग्नि टुंडीवटी, अग्नितुंडी के बारे में बात करते हुए कि अग्नितुंडी का जो ग्रंथ शास्त्री में दिया हुआ या काफी सारे ग्रंथों में दिया हुआ पाठ है वो वचनांग विरहित है, लेकिन जो मार्केट में आते हैं वो काफी सारे वचनांग युक्त है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। अगर वो सही है, सेम है, तो आगे जा सकते हैं, अदरवाइज जो मैं यूज कर रहा हूँ उसी को पढ़ना जरूरी है। तो ग्रंथाधार जो आज श्वास कुठार हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इन ग्रंथों में जो रेफरेंस आया है वो है। अभी इसमें कुछ डिटेल्स उसके दिए गए हैं, अभी इसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। किसी भी कल्प का कौन कौन से डिटेल्स देखने हैं इसके बारे में ये मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बनाया हुआ ही ऐप है जिसमें डिटेल्स मैंने दिए हुए हैं। तो श्वास कुठार रस का अगर हम देख रहे हैं तो उसका ग्रंथाकार कौन सा है, उसके रोगाधिकार कौन से, ऑब्वियसली यहाँ पे श्वास ही है। उसके घटक द्रव्य कौन से हैं, उसमें अगर भावना द्रव्य है तो वो कौन से है, और रोगघनता अगर ग्रंथोक्त दी हुई है तो वो कौन सी है, उसके गुण, उपयोग, रोगघनता, उपयोग में इसके अलावा बहुत बार वैद्य अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अलग यूज या आउट ऑफ लेवल जिसे बोला जाता है, तो जो भी ग्रंथोक्त दिए हुए इंडिकेशन है इसके अलावा भी कुछ इंडिकेशंस पे अगर कुछ वैद्य यूज कर रहे हैं तो उन
यूजर्स का भी ध्यान में लेना ये जरूरी होता है। घटक द्रव्य जो पाठ अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मननशील, शुद्ध बचनाक, कंकणलाही, मरीच और त्रिकटु, और भानाद्रव्य है नागवेल सोरस। अभी इसमें आप देखेंगे तो सीधा सीधा 4 विषय द्रव्य है। तो इसका काम कैसे और क्या होता है? मरीच और त्रिकटु कफग्न है, टंकण कफग्न भी है यहाँ पर, और बचनाक का एंटीडोट करके भी वो काम करती है। तो टंकण लाही के दोनों यहाँ पे मल्टीपल यूज देखे जा सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो पारद, गंधक ये दोनों विष ही है, जिसे हम कज्जली बना के यूज करते हैं, लेकिन मूलतः तो ये दोनों विषय द्रव्य है। और मननशील और बचनाक ये भी दोनों तीव्र विषय द्रव्य है, जिसका इस कल्प में यूज किया जा रहा है। मरीच, त्रिकटु दोनों तीव्र कफग्न है। यहाँ टंकण लाही फिर एक बार कफग्न लेखन, इसके अलावा उसका काम बचनाक का एंटीडोट करके भी, जहां जहां भी मोस्ट ऑफ द कल्प जहां जहां भी बचनाक है वहां ज्यादा से ज्यादा जगहों पर टंकण आता ही है एंटीडोट करके। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कल्प है जहां पे कफकेतु रस जैसा कल्प है, जहां पे 20% बचनाक होने के बावजूद भी टंकण नहीं है। तो नॉर्मल ही बचनाक कल्प यूज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पित्तानुबंध न हो, या पित्त प्रधान अवस्था बिल्कुल ही ना हो, या जैसे श्वास की अगर हम बात करें तो पित्त श्वास न हो, वो आगे आएगा ही। लेकिन बचनाक होने से कारण या विष या उपविष जब होते हैं तो उसका यूज पेशेंट में करने से पहले प्रकृति से लेकर सभी चीजें बहुत बारीकी से देखी जानी चाहिए। अगर वो हम नहीं देख रहे हैं तो हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो विषय द्रव्य होने का काम, फिर अगर ऐसा है ये इतना विषय द्रव्य है, प्रॉब्लमेटिक है, तो यूज क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में सभी को पता है। व्यवहारिक विकासी ये सब होने के कारण विषय द्रव्य की गामित्व बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। बचनाक तो विषय है ही, रसकल्प इटसेल्फ जब पारद उसमें आ जाता है तो विषय द्रव्य होने के कारण उसकी गामित्व काफी अच्छा मिलता है। फिर भी अलग से मननशील और बचनाक जैसे तीव्र कफग्न होने के साथ साथ विषय प्रधान होने वाले, कफग्न तो बाकी काफी सारी चीजें हैं, वो कंटकारी यूज कर सकते थे, वो और बाकी तुलसी यूज कर सकते थे, वासा यूज कर सकते थे, लेकिन इनका यूज नहीं किया है। मननशील और बचनाक को क्यों चुना गया होगा? तो विषय द्रव्य होने के कारण इन्हें पाचन की अपेक्षा नहीं रहती। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि जो गणेश शास्त्री जोशी जी के बुक में है कि औषधि द्रव्य काम न करने के कारण, इसमें उन्होंने जो लिखा है कि जो रसवीर्य विपाक और हम सोचते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं वो कब होता है? वो तीनों अवस्था पाक से या अग्नि का काम उसके ऊपर अगर ठीक से हुआ तभी उनका वो परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम ये द्रव्य दे रहे हैं, इसका मधुर विपाक है या उसका कटु विपाक है, ये देने से ऐसे ऐसे ये काम होगा, लेकिन पहले ही अवस्था पाक में जाकर अगर वो फंस गया और वहां पे उसका विपाक अवस्था पाक की ठीक से नहीं हुआ तो आगे जाके उसके गुण दिखने का संभावना ही नहीं है। लेकिन जो रसकल्प है या विषकल्प है, इनके लिए ये अपेक्षा नहीं है। ये विषय द्रव्य होने के कारण ये खुद उनका एक अग्नि जो होता है उनकी उसकी जो गामित्व होती है, इसके कारण ये अवस्था पाक को सीधा बाईपास करते हैं। मधुर, आम्ल, कटु ये 3 अवस्था पाक होने के बाद आहार रस के साथ साथ जो औषधि वैशेषिक कल्पना की जो औषधि होती है उनका पाचन होने के बाद फिर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा रसकल्प में और आस्वारिष्ट में देखने को नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द रसकल्प स्पेसिफिकली जिसमें विषय द्रव्य ज्यादा करके हो, मननशील, हरताल, बचनाक, कुचला जैसे विषय द्रव्य जिसमें आते हैं, ऐसे द्रव्य भस्म, परपटी, कुपिपक्व रसायन और आस्वारिष्ट, इनमें आपको गामित्व कई गुना ज्यादा मिलता है पाचन को बाजू में रखे। इसीलिए जहां ज्वर में 7 दिन तक लंघन बताया गया है, वहां पे आज हम त्रिभुवन कीर्ति डायरेक्टली डे 1 पे दे देते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वो पाचन की लंघन की जरूरत नहीं पड़ती। आज के डेट में हम ज्वर के पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप 7 दिन के बाद आओ, आपको डे 1 पे ही कुछ दवाई देनी है और उसको ठीक करना है। तो लेकिन ऐसी अवस्था में वो मेडिसिन ऐसी हो जिसे पाचन की अपेक्षा नहीं है, सीधा जैसे ही हम ये करते हैं, अगर वमन विरेचन कल्प की कार्यकारिता किसी ने पढ़ी है चरक से, तो तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारिक विकासिनी औषधानी स्ववीर्येण हृदय उपेत्य, सीधा ही उसमें कहा गया है। ऐसे इसी तरीके पर, इसी सूत्र के ऊपर या इसी सिद्धांत से रसकल्प भी काम करते हैं या विषय द्रव्य काम करते हैं, अस्वारिष्ट काम करते हैं। वो उनके उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारिक विकासी होने के कारण सीधा ही
हृदय उपेत्य धमनी अनुसूत्य, ऐसे ही उनका काम देखने को मिलता है। और इसके कारण अगर अग्नि मंद भी हो, अग्नि ज्यादा तीक्ष्ण न हो, अग्नि मांद्य हो या अग्नि काफी ज्यादा दुर्बल हो, ऐसी अवस्था में भी अग्नि आपको दीपन पाचन करने के लिए समय गंवाना नहीं पड़ता। सीधा विषकल्पों का यूज करके इस अग्नि के मतलब अवस्था को बाईपास करके आप अपने स्थान या स्रोत के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हो। इसके लिए विषकल्पों का वापर काफी ज्यादा जगह पे देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था है श्वास, तो इसलिए यहाँ पे इन द्रव्यों का स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है। बाकी द्रव्य अवेलेबल होने के बावजूद टंकण लाई अच्छा लेखन काम करने वाली और बचना का एंटीडोट, जैसे भी मैंने कहा, डेफिनेटली है। और भावना द्रव्य नागवेल सोरस भावना, ये भावना द्रव्य काफी जगह पे नहीं दिया हुआ है लेकिन उसका यूज किया जाता है। बुद्ध वैद्य परंपरा मतलब ग्रंथ में न होने के बावजूद अगर उससे वो यूज किया जा रहा है तो लोगों का अनुभव, जो पुराने वैद्य थे उनका अनुभव उसमें अच्छा रहता है, तो इसलिए वो एडिशन की जाती है, उसे बुद्ध वैद्य परंपरा बोलते हैं। घटक द्रव्यों के अगर हम गुण देखें तो पारद, गंधक, कज्जली रसायन है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है दोनों, क्योंकि फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ ये दोनों विषय द्रव्य है। बाहर अगर हम देखेंगे तो मर्क्यूरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस मेटल्स, तो हेवी मेटल करके जो पूरा रसकल्पों के ऊपर बहुत ज्यादा निगेटिविटी जो फैलाई जाती है उसमें से बेसिक यही है कि पारद, मर्क्यूरी इटसेल्फ इज अ टॉक्सिक पॉइजनस चीज है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से शोधन हो और अच्छे से मारण हो तो यही विषय का उपयोग हम काफी अच्छे तरीके से मेडिसिन करके कर सकते हैं। इसका उदाहरण सभी रसकल्प है। तो ये विषय द्रव्य है। उसके साथ साथ वो षट रसात्मक है, मतलब जहां भी ख वैगुण्य हो, जहां किसी धातु की आपूर्ति करना जरूरी हो, ऐसी जगह पे पारद ये शिववीर्य होने के कारण साक्षात शुक्र है, तो आपूर्ति करना उसका काफी अच्छा गुणधर्म है। और इसके साथ साथ षडरसात्मक होने से सभी धातुओं की आपूर्ति करने का, जैसे पंचर और भौतिक षडरसात्मक आहार रस, ये शरीर के सभी घटकों की आपूर्ति करना, उसके क्षत को नष्ट करना या खविगुण्य को नष्ट करना, ये जैसे कर सकता है, वैसे ही पारद ऐसी एक ही चीज है जो औषधियों में, जो षडरसात्मक होने के कारण ऐसा रसायन है जो सभी धातुओं की, उपधातुओं की आपूर्ति या उसमें निर्मित कर सकता है और रसायन करके कार्य करता है। साथ साथ विषय होने के कारण सूक्ष्म स्रोतोगामी भी है, तो जहां पे नॉर्मली आहार द्रव्य की पहुंच नहीं जा पाएगी वहां भी पारद का रसायन कार्य देखने को मिल सकता है। मनुष्य, जैसे अभी मैंने कहा, तीक्ष्ण कफग्न और रसायन है। बचनाक उष्ण तीक्ष्ण कफवातघ्न अवसाधक उसके गुण है। मरीच उष्ण तीक्ष्ण दीपन पाचन कफस्त्रावी और त्रिकटु उष्ण वीर्य कफग्न। तो जैसे थोड़ी देर मैंने पहले शुरू में कहा था कि कोई भी कल्प अगर हम अच्छे से बारीकी से देखें, उसके घटक द्रव्यों को देखें, तो एक आंखों के सामने एक इमेज बननी चाहिए या बन जाती है कि ये स्पेसिफिकली कफदोष के लिए बना हुआ है। कफदोष निराम हो या साम हो, दोनों अवस्था में, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण कफवातघ्न रसायन और विषकल्प होने के कारण सामावस्था में भी उसकी पाचन करने के लिए डेफिनेटली कल्प बहुत अच्छे से काम आता है, आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रॉडली अगर हम कहें या स्पेसिफिकली भी कहें तो भी, जैसे शुरू में मैंने ये योग रत्नाकर का रेफरेंस पढ़ के बताया था, कासे शास्त्रोच मंदाग्नो वात श्लेष्मा मयेशुच, वात कफज या कफवातज अवस्था में ये काफी अच्छा काम कर सकता है। भले ही श्वास कुठार नाम दिया हो, लेकिन उसका कर्म अगर हम देखेंगे तो कफग्न या कफवातघ्न ऐसा स्पेसिफिकली है। अदर व्याधिज में भी, इतर अन्य व्याधियों में भी हमें अगर यूज करना है, जैसे मंदाग्नो उन्होंने कहा ही है बेसिकली। इसके अलावा भी जो गुण दिए हुए हैं, सन्निपाते च मूर्छायाम अपस्मारे तथा पुनः, सन्निपात ज्वर में, मूर्छा में, अपस्मार में, अति मोहपन्ने च नस्यम त्वा विचक्षणा, जहाँ मूर्छा जैसी अवस्था में उसका नस्य भी दिया जा सकता है। और श्वास ये मुख्य व्याधि का भी तो जिसमें ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जब द्रव्यों का हम आकलन करते हैं तो ये सभी द्रव्य कफ प्रधान अवस्था या कफवातज अवस्था के लिए है। तो उसमें जो भी सन्निपात ज्वर हो, मूर्छा हो, अपस्मार हो, मंदाग्नि हो, ये सब कफ प्रधान अवस्था जब होगी या कफवातज अवस्था होगी, तब इन सभी व्याधियों में यूज करना जायज है, ठीक रहेगा। लेकिन अगर पित्त प्रधान अवस्था हो तो ये सब तीक्ष्ण, उष्ण, दीपन पाचन या उष्णवीर्य विषकल्प ऐसा होने के कारण पित्तज अवस्था में इसका
इन्हीं व्याधियों में जो व्याधि फलश्रुति में दिए हुए हैं, इन्हीं व्याधियों की अगर पित्त प्रधान अवस्था होगी, पित्तज मुच्छा हो, पित्तज अपस्मार हो, पित्तज पित्त प्रधान सन्निपात हो या पित्तज श्वास भी हो, तो भी श्वास कुठार होने के बावजूद हम यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। रसकल्प की कामुकता के बारे में कुछ, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, ये भी सभी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बात हो चुकी है। सूक्ष्म स्रोतोगामित्व होना इसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। रसायन साक्षात पारद शुक्र और षड्रस प्रधान होने के कारण धातुगत तत्व अवस्था जब होती है, जब धातुओं की साक्षात क्षति या हानि होती है, तो ऐसी अवस्था में रसकल्पों का काम काफी अच्छा देखने को मिलता है। एक्चुअली कल्प की स्ट्रेंथ, रसकल्प के ऊपर एक अलग से व्याख्यान दिया जा सकता है, रसकल्प का महत्व क्या है इसके ऊपर, लेकिन ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर करने की थोड़ी कोशिश की है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। काल संप्राप्ति, स्थान दृष्टि, स्थान ही साक्षात दुष्ट हो, खवैगुण्य हो, तो उसे वहां पे रसायन चिकित्सा की ज्यादा जरूरत होती है। काल संप्राप्ति, धातु का तत्व एक अलग कंसेप्ट है जिसके ऊपर अलग से बोला जा सकता है, अभी जस्ट मैं रिव्यू करता हूँ। काल संप्राप्ति जब जीर्ण व्याधि हो, बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि किसी द्रव्य व्याधि के लिए वैशिष्ट कल्पना के कल्प कब यूज करने हैं और रसकल्प कब यूज करने हैं। जैसे मेरे पास मरीचादिवटी है, यशादिवटी है, लादिवटी है श्वास के लिए, और श्वास कुठार रस, कफ कुठार रस, ये कल्प भी है, तो कौन सा कहाँ देना है। तो रसकल्पों का यूज स्पेसिफिकली जब काल संप्राप्ति, पुराण संप्राप्ति हो, जीर्ण संप्राप्ति हो, ऐसे अभी पेशेंट के भी दाखिले देके बताया जा सकता है, लेकिन समय थोड़ा कम बचा है तो थोड़ा समय फास्ट जा रहा हूँ। तो जहां जीर्ण संप्राप्ति हो, पुराण संप्राप्ति हो, 2 दिन से सर्दी खांसी है तो वहां श्वास और थोड़ी सी सांस लग रही है तो वहां श्वास कुठार की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 साल से है या 20 साल से है तो डेफिनेटली वहां पर उतनी जीर्ण संप्राप्ति होने के कारण खवैगुण्य काफी ज्यादा होता है, स्रोतोदृष्टि स्रोतो विकृति होती है और धातु गतत्व यह अवस्था निर्माण हुई रहती है कई बार। तो जब धातु की साक्षात आपूर्ति करना, वहां रसायन चिकित्सा उस व्याधि की संप्राप्ति का विघटन करने के साथ साथ रसायन चिकित्सा भी आपको एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे में रसकल्प काफी अच्छा काम करते हैं। और ये जो मैंने अभी श्लोक बताया था, श्वास कुठार की कामुकता स्पेसिफिकली कहाँ पे देखने को मिलती है? स्वतंत्र श्वास व्याधि में, जहां शीत गुण प्रकर्ष हो। अभी सिर्फ शीत गुण ऐसा नहीं है, गुरु, स्निग्ध, शीत, इन 3 स्पेसिफिक गुणों के ऊपर, इन गुणों से जब कफ बढ़ा हुआ हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये कल्प स्पेसिफिक दोषों के लिए बना हुआ है। भले ही श्वास नाम दिया है श्वास कुठार, श्वास व्याधि के लिए गामित्व उसका उरस्थान या उद्भव चतुर्गत, इन सब ठिकानों पर काफी अच्छा होने के कारण श्वास कुठार बोला गया है। लेकिन फिर भी स्वतंत्र श्वास अगर हो, जैसे मेदोवृद्धि में आता है अल्पेपिचेष्टम श्वासम स्फिक्स्तनोदलंबनम, तो वहां पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं है। मलावष्टम्भ है, उदावर्त है, और ऐसी अवस्था में अगर सांस लग रहा है, पित्तज या रुद्रोग जैसी अवस्था है उसमें सांस अगर लग रहा है या श्वास जैसी लक्षण दिख रहा है, आयासन श्वास उसमें भी होता है, तो इन अवस्थाओं में श्वास कुठार रस अपेक्षित नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है। स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र व्याधि, जो श्वास व्याधि का वर्णन किया गया है, उसमें भी कफ प्रधान अवस्था हो तो उसमें श्वास कुठार रस का या कफवातज हो, कफ प्रधान हो या कफवातज हो या वात कफज हो, ऐसी अवस्था में श्वास कुठार रस सिर्फ एक्सपेक्टेड है। जहां कफ का ये सामावस्था हो, निरामावस्था हो, दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र श्वास होना चाहिए। कास, फिर एक बार कफज कास हो या कफवातज कास हो तो उसमें दे सकते हैं। प्रतिशाय, जीर्ण प्रतिशाय, पीनस, स्वरक्षय, इसमें सभी में मैं खुद यूज करता हूँ और काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिससे डीएनएस काफी बार प्रैक्टिस में हमारे सामने आने वाला एक विकार है, नासानाहा बोल सकते हैं। तो सर्जरी करने के लिए बोला जाता है, नासागत माउस बड़ा है या हड्डी बड़ी हुई है वगैरह बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में। तो उस कंडीशन में जब डीएनएस होता है तो ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 बार ऑपरेट करके मेरे पास आए हुए पेशेंट्स हैं जिन्हें उपशय नहीं मिलता, तो ऐसे हम नस्य दे सकते हैं या बाकी फिर कफलना औषधि या जो भी हेतु होंगे उसके हिसाब से चिकित्सा होती है। लेकिन उस अवस्था में जब सांस लेने में तकलीफ हो, प्राणवायु की अन्य दृष्टि नहीं रहती, अन्य हेतु नहीं रहते, लेकिन तीव्र पीनस या प्रतिशय होने के कारण श्वास कष्टता होती है, तो ऐसे में श्वास कुठार रस काफी अच्छा काम करता है और नाक खुलने में या सांस खुलने में उससे मदद जल्दी हो जाती है। सूर्यावर्त या अर्धावभेदक, प्रातः सुबह उठते बराबर सर भारी होता है, सर दर्द होता है, ये जो कंप्लेंट होती है पेशेंट की, तो ऐसी कंडीशन में काफी अच्छा काम होता है।
सूर्यावर्त एक्चुअली सूर्य ये बढ़ने के कारण ऐसे होता है, उसमें पित्त प्रधान अवस्था हो तो थोड़ा सा सोच के और देख के देना चाहिए। लेकिन कई पेशेंट माइग्रेन करके जो आते हैं, तो कुछ लोग साइनोसाइटिस निदान लेके आते हैं एलोपैथी का, या कुछ अपने हिसाब से कफ प्रधान अवस्था होती है, तो ऐसे कंडीशन में या कफवातज या वातकफज होती है, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो ऐसी कंडीशन में शिरशूल की अवस्था में डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, काम हो सकता है। क्षय हम फिर एक बार देख के डिसाइड करें दोषावस्था। और मूर्छा संन्यास हो तो नस्य के लिए, जैसे आचार्य ने कहा है, अतिमोह तो पन्ने च नस्यम दत्वा विचक्षणा, तो श्वास कुठारस का एकदम फाइन चूर्ण करके ये प्रथम नस्य दिया जा सकता है। सीओपीडी, प्यूराइटिस, क्रॉनिक अस्थमा, अभी कोविड जैसी कंडीशन में यूज करना नहीं करना काफी उसमें कंट्रोवर्सी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, लेकिन बाकी सीओपीडी वगैरह में तो यूज कर ही सकते हैं, कई बार मैंने किया हुआ है। चिकित्सा के प्रयोग हेतु आवश्यक, अगर श्वास कुठार देना है तो कैसे और क्या क्या करें। अवस्था वृद्ध और प्रकोपित, शाखाश्रित, साम या निराम कफ, या इसके साथ वात का अनुबंध भी हम सोच सकते हैं। मात्रा अगर देनी है तो 125 से 250 मिलीग्राम तक दिन में 2 बार, जितना मैं यूज करता हूँ, इससे ज्यादा नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। अनुपान अदरक सॉस के साथ दे सकते हो। उष्ण जल, मैं 99% उष्ण जल ही देता हूँ, कुछ वैद्य शर्करा युक्त जल के साथ वगैरह देते हैं, या मधु के साथ तो दे ही सकते हैं, कफनकल्प होने के कारण, तो इतनी मात्रा काफी होती है। काल कफे अनन्य ऐसा कहा गया है, लेकिन स्पेसिफिकली तो भोजन पूर्व में यूज करना अच्छा होता है, लेकिन पचनाकल्प होने के कारण या और भी कई अवस्थाओं में, जिससे वायु के ऊपर हमें काम करना ऐसा स्पेसिफिकली दिख रहा है, तो फिर व्यानोदाने मतलब भोजन पश्चात भी यूज करना जायज होता है। कई मैं दोनों तरीके से यूज करता हूँ। चिकित्सा अवधि, ये 3 दिन से 6 माह तक, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कई बार लोग मुझे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर रसकल्प कितने दिन तक देना चाहिए, इतने दिन देकर बंद करना चाहिए क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप एक डोज भी दे सकते हो, कई बार प्रतिशय वगैरह के पेशेंट एक आध डोज में भी ठीक हो जाते हैं, जैसे श्वास कुठार, संशमनी वगैरह, जो सर्दी खांसी या वायरल के जैसे लक्षण जैसे बोल सकते हैं, हमारे हिसाब से वात ज्वर होता है, तो अंगमर्द है, सर्दी है, नाक बह रहा है, छींकें आ रही है, और ठंडे ठंडे सा लग रहा है, तो इसमें श्वास कुठार हो या त्रिभुवन कृति, हम नॉर्मली ऐसे इसमें त्रिभुवन कृति का यूज किया जाता है, लेकिन श्वास कुठार अगर प्रतिशय ज्यादा हो तो श्वास कुठार दे सकते हैं। और श्वास कुठार, संशमनी वगैरह का हम एक डोज भी दे तो भी एक ही डोज में पेशेंट रिकवर होता है, ये भी देखने को मिलता है। तो 1 दिन दो, 3 दिन दे सकते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने। क्रॉनिक कंडीशंस जो ज्यादा दीर्घकाल चली हुई है, ऐसे में कई बार 3-3, 4-4 महीने भी देना पड़ सकता है। तो जरूरी नहीं कि रसकल्प है या उष्ण तीक्ष्ण है तो हमें उसका यूज बंद करना है, उसे रोकना है। पेशेंट के दोषों का बल देखने के बाद, दोषों के बल के हिसाब से, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम उसे ज्यादा देर तक लेके जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए कहा है कि कोई भी कल्प कितने दिन देना, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। मतलब कंट्रोवर्सी से लेके कंफ्यूजन ज्यादा बोल सकते हैं कि ये कल्प बहुत अच्छा है, किसी ने पढ़ा हुआ रहता है, कहा किसी वैद्य का यूज किया हुआ देखा रहता है, लेकिन मात्रा ठीक है, क्रम्स में मिल जाती है, 1 से 2 गुंजा, आधा से 1 गुंजा, 1 रत्ती वगैरह वगैरह, तो उतनी मात्रा में दिया, स्पेसिफिक अच्छा निदान करके दे दिया, एग्जैक्ट निदान मेरा अच्छा है, मेरी मात्रा सही है, अनुपान सही है, काल सही है, लेकिन कितने दिन तक देने के बाद मुझे रिजल्ट दिखने वाला है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज प्रैक्टिस में फेलियर या कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ अभी श्वास कुठार में तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक डोज से लेके भी परिणाम दिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कल्पों में ऐसा है कि, और श्वास कुठार में भी हर बार दिखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन काफी सारे कल्पों में ऐसा होता है कि उसका ड्यूरेशन लोगों को पता नहीं रहता। अगर कोई कल्प 3 हफ्ते या 6 हफ्ते या 3 महीने यूज करने के बाद उसका प्रॉपर रिजल्ट दिखने वाला है, इनफर्टिलिटी जैसे केसेस में बहुत बार देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत डिस्परेट रहते हैं, अधीर होते हैं कि जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। या शूल जैसे अवस्थाओं में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी शूल कम होना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं, संप्राप्ति कैसी भी रहे, वो अंदर कुछ भी हो, हमें शूल कम करवा के दे दीजिए, ऐसा पेशेंट का कहना होता है। या सांस का भी पेशेंट आएगा, श्वास का, तो वो भी कहेगा कि सांस फुलनी बंद होनी चाहिए पहले, बाकी आप देते रहो, हम बहुत देर तक लेते रहेंगे, आप जैसा बोलेंगे उतना वैसा करेंगे, लेकिन अभी तकलीफ कम होनी चाहिए, जो भी उसकी बीमारी हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो उससे जल्दी कम करवाना उनकी अपेक्षा होती है। लेकिन हमने अच्छे से ठीक सोच के दिया हुआ कल्प भी कितने दिन के बाद उसका रिजल्ट, उसका परिणाम देखने को मिलता है,
कई कई कंडीशन में वो कुछ घंटे में होगा, कहीं कुछ दिनों में होगा, कहीं हफ्तों में होगा या महीनों में होगा। तो ये अगर पता नहीं है तो बहुत बार फॉलोअप लेने में गड़बड़ी हो जाती है, पेशेंट बोलता है कि कुछ फर्क नहीं है। तो नवीन वैद्य जो होते हैं, नववैद्य जो होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, तो कल्प घबरा जाते हैं या उनको लगता है कि अरे मैंने तो ठीक से किया था लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो मुझे बदलना चाहिए। तो जो कल्प काम करने के लिए और थोड़ा टाइम लगने वाला था, उसे पहले ही प्रिस्क्रिप्शन में चेंज किया जाता है और उससे यथाविधि जितना काल मिलना चाहिए था वो संप्राप्ति विघटन के लिए, उतना मिल ही नहीं पाता। तो ये नहीं होना चाहिए। चिकित्सा अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से देखेंगे तो सहयोगी कल्प इसमें हम इसके साथ साथ क्या क्या दे सकते हैं। अब श्वास कुठार की तो महिमा हो ही गई, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ सिर्फ श्वास कुठार हर जगह पे उतना ही काम करेगा ऐसा नहीं है। हम एक वैद्य करके जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसके साथ साथ क्या क्या दिया जा सकता है, एक सिर्फ मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन किया है। स्वर्ण से ज्यादा अगर तीव्रावस्था हो, बहुत ही अग्निमान्य हो, अग्नि दुर्बल हो, रुग्ण का बल कम हो, तो ऐसी अवस्था में कुपिपक्व रसायन, स्वर्ण सिंधु, रस सिंधु या समीर जैसे बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। थोड़ी पहले वाली अवस्था हो तो ये जो गुटी वटी कल्प है, मरीचादी, लवंगादी, चौषटपदी, पीपल, काश हो तो चंद्रामृत रस, प्रतिशय की अवस्था ज्यादा हो, बीपी लो की तरफ जा रहा है तो लक्ष्मी विलास रस, ज्वर की तरफ जा रहा है तो आनंद भैरव रस, अग्नि अगर अच्छा ठीक नहीं है तो सप्तविंशति गुगुल जैसा कल्प जो कफ की अवस्था है लेकिन अग्निमांद्य दूर करके पाचन ठीक करा के जिसको जो ठीक कराता है, ऐसा सप्तविंशति गुगुल। रसायन की ज्यादा जरूरी है तो शतपुटी अभ्रक भस्म, लेखन या बचना कल्प हो तो टंकण भस्म जैसी अवस्था, या जहाँ पे कफ को निकालने की ज्यादा जरूरत हो, पिछलत्व या स्त्यानत्व ज्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में टंकण भस्म, विभितक मशी दी जा सकती है, सितोपला दी, तालिसा दी तो हम यूज करते ही करते हैं। कनकासो इसमें साथ यूज करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कुछ 1000 लीटर मैंने आज तक यूज की होगी डेफिनेटली। पिपलासो, पंचकोलासो, कनकासो ये सभी यूज होते ही है, लेकिन स्पेसिफिकली कफविधान अवस्था में बच्चों में ज्यादातर मैंने कनकासो का यूज ज्यादा किया हुआ है एडल्ट से। तो इसमें कनकासो अगर इन दवाइयों के साथ अगर हम यूज करते हैं तो उसका भी काफी अच्छा परिणाम जल्दी देखने को मिलता है। कनक धतुर भी एक विष होने के कारण। रसायन की आपूर्ति, रसायन चिकित्सा एक्सपेक्टेड हो तो श्वासिका चिंतामणि, त्रिलोकी चिंतामणि जैसे कल्प भी साथ में दिए जा सकते हैं। मैं खुद सूर्यकल्प का यूज मोस्टली नहीं करता, बहुत कम या नहीं के बराबर, तो ये जरूरी हो तभी यूज कर सकते हैं। सारांश अगर हम इन शॉर्ट बात करेंगे तो दोष कफ प्रधान अवस्था हो, उसके साथ वातानुबंध हो, प्राण एवं उदान, अभी जैसे काश की संप्राप्ति है, प्राणो ही उदान अनुगता प्रदुष्टा से भिन्न काश स्वतुल्य दोषा, निरेति वक्ता सहसा प्रदोषो। सो ऐसा जो संप्राप्ति कही गई है, तो श्वास या काश इन व्याधियों में स्पेसिफिकली प्राण और उदान की जब विकृति है तब वहां पर, क्योंकि गामित्व जो है उसका वो ऊर्ध्व चतुर फुफ्फुस इन अंगों पर ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी जगह पे यूज ना करें। जैसे मैंने कहा कि अभी उन्होंने मूर्छा दिया हुआ है, सन्निपात जो दिया हुआ है, ये सब है ही, अग्निमांद्य मंदाग्नि कहा हुआ है। तो जहां भी आपको ये दिख रहा है कि अगर आपके हाथ में कोई और कल्पन नहीं है और हमें यहाँ स्पेसिफिकली कफवाद या कफ प्रधान वातानुबंध के ऊपर काम करना है और दूसरे कोई कल्प अवेलेबल नहीं है, तो युक्ति से हम श्वास कुठार का वहां भी प्रयोग बिल्कुल करें। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, रजत प्रवर्तिनी वटी में कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ। मैंने श्री आयुर्वेद से महाविद्यालय से शास्त्र एमडी किया हुआ है। वहाँ के जो पंडित रामनारायण शर्मा थे, बहुत पहले बैद्यनाथ फार्मास्यूटिकल के संपादक संस्थापक थे मेरे ख्याल से, तो वो रजत प्रवर्तिनी वटी का उपयोग कफज काश में करते थे। तो रजत प्रवर्तिनी के सभी अगर घटक देखें तो कफ प्रधान अवरोधजन्य अवस्था हो, ऐसी अवस्था में रजत प्रवर्तन में बाधा आती हो तो उसके लिए रजत प्रवर्तिनी बना हुआ कल्प है। पित्त प्रधान अवस्था में उसका यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते या करने नहीं चाहिए। तो वैसे यूज करते थे। और जैसे रजत प्रवर्तनी नाम सुनते ही रजत प्रवर्तन के लिए तो बात ही नहीं उठती कि बाकी कई जगह के हम उसका सोचे भी, लेकिन घटक द्रव्यों की कार्यकारिता ध्यान में लेके वो अगर उष्ण तीक्ष्ण कफग्न विलयन करने वाले, दोषो विलयन करने वाले द्रव्य है तो अवरोध दूर करने के लिए मैं कहीं और क्यों यूज न करूं, ऐसा सोच के वो कफज काश में काफी अच्छा यूज करते थे, उसके रिजल्ट भी लेते थे। तब अपने हाथ में बाकी काफी सारी औषधियां होती है, सब होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रयोग करें। लेकिन अगर हम कल्पों के अच्छे से समझ के दोषों के हिसाब से अगर हमें ध्यान में ले या ध्यान में रखे तो एक ही कल्प के अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर उपयोग करना और इस तरीके से कम कल्पों में प्रैक्टिस साध्य करना,
ये हो सकता है। तो कोई भी कल्प अगर हम ध्यान में लेते हैं तो उस कल्प का नाम सिर्फ श्वास कुठार है तो श्वास कुठार, श्वास में, ऐसा ध्यान में न रखें। इसके लिए और एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक पेशेंट के एग्जांपल दिए बिना मेरा लेक्चर अधूरा लगता है मुझे। श्वास कुठार ठीक के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आई थिंक 5 मिनट और होंगे मेरे पास। एक 2 महीने 2 3 महीने पहले की बात है। पेशेंट एक वैद्य ने मेरे पास भेजा था, जो श्वास 30 साल से उसे श्वास की तकलीफ थी, और काफ़ी सारे, ऑफकोर्स 30 साल से तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स वैद्य काफ़ी सारे फाइल्स वो लेके आया था वो, मतलब फीमेल पेशेंट ही। तो उसे जब पूरी हिस्ट्री ली मैंने, और उन वैद्य ने जब मेरे पास भेजा था तो उन्होंने ये फोन करके ही बताया था कि सर ये ऐसे पेशेंट है जिसमें मैंने श्वास कुठार दिया और श्वास बढ़ गया। अब हम वैद्य करे तो क्या क्या करे, ऐसी दिक्कत आ रही है। तो मैंने बोला सर ये पित्त प्रधान श्वास होगा मेरे ख्याल से, सीनियर है मेरे, तो आप भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार, थोड़ी हिस्ट्री लेना जरूरी है। तो उन्होंने भेज दिया, मैंने प्रॉपर हिस्ट्री जब दी तो 30 साल से उसे श्वास था, और 30 साल से ही अम्लपित्त की बीमारी थी। और ये अम्लपित्त सिर्फ ऐसा नहीं, पित्त लक्षण ऐसा बोल सकते हैं, भ्रम था, दौर्बल्य था, आयास श्वास उसमें से एक लक्षण था जो पित्त प्रधान अवस्था के कारण बढ़ रहा था, वो स्पेसिफिकली पित्त श्वास था। तब बाकी सब लक्षण और उस अगर सार्वधिक देखे जाते तो समझ में आता कि ये पित्त प्रधान अवस्था है। इसके साथ साथ वो एक लक्षण करके श्वास था, तो उनको बताया मैंने कि आपको ये सब पित्त दोष के कारण हो रहा है, ये टिपिकल दमा या अस्थमा जो कफ के कारण होता है वो नहीं है, तो हम देखते हैं क्या करना है। और उसके बाद मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर उसका श्वास ऑलमोस्ट 70%, 3 से 4 हफ्ते में 99% कम हो गया, 90 to 95%। और एक हाथ 1.5 महीने के बाद आज तक वो अभी भी पेशेंट फॉलोअप में रेगुलर आती है, बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आती रहती है, लेकिन एक हाथ 1.5 महीने के बाद उसका श्वास जो पूरी तरीके से चला गया है वो आज तक नहीं है, जो 30 साल से था। और कल्प अगर पूछेंगे तो एलादी वटी एक पित्तामृत, मतलब एक पित्तघ्न एक कल्प में यूज करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, वो एक कॉम्बिनेशन है। एलादी वटी है और द्राक्षारिष्ट या दाढ़ी मावले है, उसके अवस्था के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैंने यूज किया है। इस टिपिकल पित्तघ्न चिकित्सा से उसका पूरा श्वास नष्ट हो गया है, जो कि श्वास कुठार रस से बढ़ा था। ये ध्यान में ले, ये सब ध्यान में ले सभी विद्यार्थी जन, कि श्वास कुठार देखे श्वास बढ़ना, अगर ऐसा हो तो हम वैद्य करें तो क्या करें, ये उनका क्वेश्चन था। तो पहले हम दोष देखें, श्वास कुठार भले ही नाम हो, वो एक स्पेसिफिक दोषावस्था के लिए बना है, ये ध्यान में रखें। और पित्त प्रधान या पित्तानुबंधी अवस्था हो तो उसका यूज न करें। जबकि कफवात की बात, कफी अवस्था हो तो श्वास छोड़ के अलग काफी सारी व्याधियों में, जैसे पहले मैंने बताया, हम यूज कर सकते हैं। तो दुष्य अगर देखेंगे, स्थान देखें तो फुफ्फुस में उद्भव विशेषण कामित तो उसके ऊपर होने के कारण। लेकिन और भी आपको अगर लगता है कि बाकी कुछ कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी वनस्पतिशय के बारे में कहा, स्त्रोतस प्राणव स्त्रोतस जिसके लिए कल्प बना है, लेकिन प्राणव के अलावा अगर हमें लगता है कि इस अवस्था हम देंगे और उसका गुण मिल सकता है तो देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा, उपयोग न करें, कहाँ पे, पूर्व लक्षण उपद्रव अथवा उदर का स्वरूप में अगर श्वास रहेगा, अगर एक कफ प्रधान अवस्था होगी तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं है, किसी अन्य व्याधि की कोई लक्षण है, उपद्रव स्वरूप दिख रहा है, उद्रोगजन्य श्वास दिख रहा है, श्रोत्रजन्य दिख रहा है, मेदो वृद्धि में जैसे अल्पविशेषतम श्वासम जैसी अवस्था दिखती है, या जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पित्त प्रधान, पित्त श्वास स्वतंत्र रूप से है लेकिन पित्त प्रधान है, तो ऐसी अवस्थाओं में स्पेसिफिकली यूज नहीं करना चाहिए। बचना कल्प जहां जहां भी पित्त प्रधान अवस्था है वहां वहां देने से बचे। और एक कंडीशन, जहां भी बीपी लोअर की तरफ जा रहा है, अवसादक बचना का गुण होने के कारण बीपी लो होने की टेंडेंसी, स्पेसिफिकली यंग जो फीमेल्स रहती है जिनमें अम्ल पित्त की हिस्ट्री काफी दिन से है, काफी सालों से है, उनमें पित्तज पांडु के लक्षण टिपिकल देखने को मिलते हैं। ऐसी अवस्था में बिल्कुल देने के अर्ह अगर व्यक्ति हो फिर भी बचना कल्प का उपयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा जो आकलन था उतना मैंने आपके सामने रखा है। अब समय की मर्यादा भी है और मुझे एक सही समय में से खत्म करना था, तो मेरे ख्याल से जितना मुझे आपको ये करना था मैंने उतना मैंने बोल दिया है। किसी को कुछ सवाल या क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। यस केदार।
हेलो। हाँ अभी वैद्य शैलेश मालेकर सर ने हमें बहुत अच्छे से रचकल्प का अध्ययन कैसे करना है। थोड़ी समय की मर्यादा के कारण थोड़ा फास्ट लेना पड़ा, लेकिन जितना हो सके उतना मैंने कोशिश की है। किसी को कुछ शंका, केदार खुद लेफ्ट हो गया किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर, आस्क योर क्वेश्चंस हियर। व्हिच कल्पदे, एक मिनट है, शुरू से देखता हूँ। वॉइस इज नॉट क्लियर वैद्य केदार, यस सर। उसमें एक एक मरीच डालते डालते फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसका कोई रोल है? नहीं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो, क्योंकि एक एक मरीच डालते रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो कर सकते हैं, कारण मुझे पता नहीं, ऐसा मैंने कभी बनाया नहीं है या देखा भी नहीं है। बुद्ध वैद्यों में अगर ऐसा कोई बता रहा होगा तो करके देखना चाहिए, उससे गुण बढ़ेंगे, नो डाउट। एक एक एकड़ डालते हैं और उसको मदन करते जाएंगे तो गुण डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है पता नहीं, अगर करके देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या फर्क आता है। कफ प्रधान मेदो वृद्धि में यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, उसके लिए तो बना है। मेदो वृद्धि का स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, लेकिन मेदो वृद्धि के कारण श्वास है तो शायद काम न करे। जैसे मैं अल्पे चेष्टितम श्वासम स्पीक्स लंबनम जो है, उसमें मेदघ्न चिकित्सा, लेखन चिकित्सा ही काम आएगा, वो श्वास कम करने के लिए काम शायद नहीं आएगा, लेकिन कफ प्रधान अवस्था जहां भी है वहां पे काम कर ही सकते हैं। मेदो वृद्धि के लिए अगर यूज करना तो मेदोहर कल्प काफी सारे हैं, उन्हीं का यूज करें। सर रसकल्प कौन सी कंपनी के यूज करना अच्छा रहेगा? ऐसे एक कंपनी का नहीं बोल सकते या नहीं है, वो अलग अलग, जैसे अभी मैंने केदार से भी बात की थी, अभी आज जो मैं यूज कर रहा हूँ वो उमा फार्मास्यूटिकल करके एक है यूपी की, और उज्ज्वल फार्मास्यूटिकल करके। अभी मैं इन दोनों के एडवाइजर हूँ, तो ऐसा लगेगा कि मैं उन्हीं कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन उनका एडवाइजर बनने से पहले से मैं उनका यूज कर रहा था, और यूज करने के बाद उनको कुछ सजेशन देने से और उनको फायदा होने के कारण उन्होंने मुझे पैनल कंसल्टेंट करके ले लिया, वो बात अलग है। तो इन दोनों का फिलहाल तो मैं यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहा हूँ, जो रसकल्प मेरी यूज में है, तो उसके हिसाब से करने में कोई दिक्कत नहीं है। पित्तज श्वास विच कल्प दे, पित्तज श्वास में जैसे अभी मैंने कहा एलारीवटी पित्तघ्न कल्प इटसेल्फ और पित्त श्वास के लिए काम कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ कई बार रक्तपाचक, एलारीवटी गंधक रसायन, हितोपलादी ज्येष्ठमध गंधक रसायन, टंकण गोदन की अभ्रक, ऐसा कॉम्बिनेशन ये भी कई बार यूज करता हूँ। तो ये थोड़ा अवस्था देख के भी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। द्राक्षारिष्ट काफी अच्छा काम कर जाता है पित्त श्वास में, स्पेसिफिकली पित्त प्रधान अवस्था हो या पित्त का अनुबंध हो या पहले अम्ल पित्त की वगैरह की हिस्ट्री हो, और उसके बाद अगर ये दिक्कत जा रही है या श्वास है, पित्तज पांडु भी होता है तो भी श्वास पित्त श्वास जैसा पिक्चर दिखता है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें। लघुमालिनी भी अगर दौर्बल्य ज्यादा हो तो लघुमालिनी वसंत अच्छा काम करता है, जो दीर्घकालीन इसके लिए देना है तो ताप्यादि लोहा भी अच्छा काम करता है। तो अगर एक्यूट कंडीशन में आपके पेशेंट आपके पास आता है तो, और थोड़ा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए आता है तो, ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करके उसको यूज करना चाहिए। सर अपने संशमनी वटी कहा, उसके घटक द्रव्य ओनली गुड़चौर एक भस्मयुक्त होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। भस्मयुक्त जो होता है वही लोह अभ्रक गुरुची सत्व का, गुरुची घन का पार्ट है, सिर्फ गुरुची घन का एक संशमनी वटी आती है, और दूसरी संशमनी वटी है वो लोह अभ्रक युक्त वगैरह है, तो वही मैं यूज करता हूँ, उसी का यूज करना चाहिए। श्वास कुठार इन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ आईसीयू लाइक क्रॉनिक सीओपीडी महाश्वास, ये करने के ज्यादातर अवसर नहीं मिले हैं, अगर सही बताना है तो। आईसीयू में वगैरह पेशेंट कैसा होता है, यूज किया है कई बार, बिल्कुल ही नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अलाउ आजकल की डेट में कैसा है, शुरू में जब मैं 99 में मैंने एडमिशन ली थी तब की कंडीशन काफी ठीक ठाक थी। आजकल मेडिको लीगल सब एस्पेक्ट्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कितनी भी पेशेंट आपको विनती करे या जो करे तो भी सभी नियमों का पालन करते हुए ही ये चीजें करनी चाहिए। मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार इसमें आप कुछ दे, जल्दी दे, तुरंत दे, इमरजेंसी में हम भी काफी उत्साह से कुछ करने जाते हैं,
लेकिन मेडिकल लीगल कंडीशंस ये सब देखने के बाद ये करना चाहिए। डॉक्टर्स का, वहाँ के डॉक्टर अगर अलाउ करते हैं तो कई बार आईसीयू में वगैरह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलाउ नहीं की जाती, अगर की जाती है तो भी पेशेंट का कंसेंट, रिटर्न कंसेंट लेके ऐसा ऐसा है हम ये कर रहे हैं, ये सब करके करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नस्से वगैरह तो मैंने ऑलमोस्ट नहीं यूज किया है, इंटरनली काफी बार दिया हुआ है। इमरजेंसी कंडीशन में इंटरनली श्वास के पेशेंट में, आईसीयू में भले ही नहीं, आईसीयू में कुछ कुछ बार दिया हुआ है लेकिन अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन प्लेन श्वास को ऐसी कंडीशन में यूज नहीं हुआ है। आरटी वगैरह डाली हुई रहती है तो फिर सितोप्लाज्म, जस्टमर, श्वास कुठार, टंकन वगैरह कॉम्बिनेशन करके फिर एक तो शहर में चटाना या फिर आरटी से अंदर डालना, ये किया हुआ है, तो उससे भी काफी अच्छे परिणाम दिखे हैं आज तक, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर श्वास का चिंतामणि या ऐसे भी 16 कल्पों का भी यूज नॉर्मली होता है, सिर्फ श्वास कुठार नहीं दिया गया, तो ऐसा कर सकते हैं। क्रॉनिक सीओपीडी में वह तो डेफिनेटली यूज होता है, होना चाहिए, लेकिन अगेन आई विल रिपीट, कफा प्रधान अवस्था हो तो, अगर क्षयजन्य अवस्था है, क्षत हो, खून गिरता हो, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में जैसे अभी मैंने कहा कि द्राक्षारिष्ट वगैरह ये जो सौम्य कल्प है, भ्रूण करने वाले कल्प है, एलादी योग है, एलादी भट्टी है, ऐसों का प्रयोग ज्यादा करें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन, सवाल कुछ किसी को पूछना है? आई थिंक हो गया सब इस तरह। मुझे लगता है सर ने बहुत अच्छे से हमें आज श्वास को अध्ययन किया है और क्लिनिकल केसेस के साथ कैसे पढ़ना है, कल्प की संप्राप्ति कैसे दिखनी है, उपयोग कैसे करना है, इसका हमें बहुत वर्णन किया। और इसके लिए हम सभी ग्रुप की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। यस, चैतन्य आयुर्वेद गुरुकुल ये गुरुकुल चलाते हैं सर, हर महीने सर का 2 दिन के 2 दिन वहाँ पे होता है, रेसिडेंशियल लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लेके द्रव्य अध्ययन, कल्प अध्ययन और विहित अध्ययन लेते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जो पूरा इन्फॉर्मेशन हम हमारे ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, और सर का जो अनाउंस होगा अगले गुरुकुल का, तो वो भी हम सबको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सर का नंबर भी शेयर करेंगे हम, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन अभी इस फोल्डर में रहेगा, तो अभी इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, लास्ट लेक्चर क्या है वो उस फोल्डर में जाके वो चेक कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं। यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस सर, थैंक यू सर।